गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड ये चैप्टर 31 है जिसमें पीसेंट मूवमेंट्स 1857 से लेकर 1947 तक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला हेडिंग है पीसेंट्री अंडर कॉलोनिज्म। तो इसमें ये बताया है कि बहुत सारा लॉस ऑफ वेल्थ हो गया था, किसका, इंडियन पीसेंट्री का, क्योंकि इम्प्रोविशमेंट मतलब होता है लॉस ऑफ वेल्थ। तो बहुत सारा लॉस ऑफ वेल्थ हो गया था इंडियन पीसेंट्री का, क्योंकि एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था इन फॉलोइंग रीजन से, जैसे कि कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और रियून ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, जिसके कारण ओवर क्राउडिंग हो गया था लैंड का। क्या हुआ कि जब हैंडीक्राफ्ट जब रियून हुआ, ठीक है, जब हैंडीक्राफ्ट जो था वो बिल्कुल मार्केट से हटने लगा, जब है ना ब्रिटिशर्स ने मार्केट में अपने है ना मशीन मेड गुड्स इंट्रोड्यूस करे थे इंडियन मार्केट में, तो ये जो हैंडीक्राफ्ट मैन थे वो सारे कहाँ जाने लगे, लैंड की तरफ जाने लगे, और वहाँ पे ये एज मतलब शेयर क्रॉपर्स या फिर कल्टीवेटर्स या फिर टेनेंट्स के रूप में जाने लगे। फिर जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो भी एक रीज़न था जिसके कारण इंडियन पीसेंट्री सिस्टम जो था उसमें लॉस ऑफ वेल्थ होने लगा था। जैसे ये क्या करते थे, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए थे, रोतवारी सिस्टम, माहलवारी सिस्टम, तो ये बेसिक रीज़न थे। और फिर उसके बाद कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था वो है ना हमेशा बियास था, ठीक है, टू देम। तो इस वजह से जो पीसेंट थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, क्योंकि ये पीसेंट्स को ही एक्सप्लॉइट करते थे अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए ब्रिटिशर्स। फिर जो पीसेंट थे वो है ना सफ़र करते थे हाई रेंट से, लीगल लेवाई से, आर्बिट्री इविक्शन से, अनपेड लेबर इन ज़मींदारी एरियाज़ में। तो आप अगर इस तरीके से लिख देंगे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन पीसेंट्री ड्यू टू, और ये 4 रीज़न, उसके बाद है ना बेसिक सफरिंग फ्रॉम, ऐसे करके आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। फिर जो रोतवारी एरियाज़ था उसमें क्या था, जो गवर्नमेंट था वो खुद है ना टैक्स लेवाई करता था, और माहलवारी सिस्टम में एक है ना हेड होता था, वो उससे ये लोग टैक्स है ना वो करवाते थे, कलेक्ट करवाते थे। तो इस तरीके से जो फार्मर था वो ओवरबर्डन होने लगा, और उसे ये डर रहता था कि उसका जो एकमात्र सोर्स है ना जीवन वाहन के लिए लिवलीहुड का, कहीं वो भी चला ना जाए। तो वो क्या करते थे, कुछ जो मनी लेंडर्स होते थे, कुछ देनदार होते थे गांव में, जो अभी भी बहुत सारे गांव में आपको देखने मिल जाएंगे, उन देनदार के पास चले जाते थे, और वो क्या करते थे, ये जो देनदार होते थे वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते थे और इनको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे उधार देते थे। तो ये जो फार्मर थे वो पैसे उधार, उनका रिश्तेदार तो है नहीं और होगा भी तो भी नहीं देगा उनको। तो ये जो फार्मर होते थे वो क्या करते थे, कभी अपनी ज़मीन और कभी अपने जो मवेशी होते, जानवर होते हैं, उनको है ना गिरवी रख देते थे, और फिर जब ये पैसे नहीं चुका पाते थे वो जो देनदार होता था वो इनका ये जो मॉर्टेज रखा हुआ, गिरवी रखा हुआ चीज़ होता था उसे ले लेता, चाहे वो लैंड हो चाहे वो जो भी हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो है ना एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, मतलब जिनका खुद का ही लैंड था, वो धीरे धीरे इसी सब कारणों के कारण टेनेंट्स बन गए, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स बन गए और लैंडलेस लेबरर बन गए। तो जो पीसेंट्स थे उन्होंने हमेशा इस एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर क्या हो गया, खड़े हुए हैं, अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और उन्होंने रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि उनका जो असली दुश्मन है ना वो कॉलोनियल रूल है, मतलब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये है। तो पीसेंट अब क्या होता था कि बहुत ज़्यादा निराश हो जाते थे कि ना गवर्नमेंट हमारी सुन रही है, ज़मींदार हमारा ऐसा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएँ, हम किससे बोले। तो ये क्या होता था, ऐसी इनटॉलरेबल कंडीशंस में, असहनीय स्थितियों में ये क्राइम करने लगते थे, जैसे कि रॉबरी हो गया, डकैती हो गया। हाँ, और इन्हीं डकैती और रॉबरी को सोशल बंडिटरी कहते, क्योंकि सोशल कंडीशंस वहाँ की ऐसी हो जाती थी, ये लोग बंडिट बन जाते थे ड्यू टू ऑल सच रीजंस। फिर सर्वे जो अर्ली पीसेंट मूवमेंट्स हुआ उसमें हम क्या क्या देखेंगे, इंडिगो रिवॉल्ट देखेंगे, पपला एग्रीगेरियन लीग देखेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे डिकन रियॉट्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था, 1859 से लेकर 1860 तक में हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। दूसरा ये है कि इसमें क्या होता था कि जो इंडिगो प्लांटर्स होते थे वो सारे क्या होते थे, मोस्टली यूरोपियंस होते थे, और ये क्या करते थे कि ये फोर्स करते थे लोकल पीसेंट्स को कि वो अपनी ज़मीन पर क्या उगाएं, इंडिगो उगाएं, ना कि जो मोर पेइंग क्रॉप्स हैं जैसे राइस उसको ना उगा के इंडिगो को उगाएं। तो जो प्लांटर्स होते थे उनको पहले कुछ ये एडवांस दे देते थे, फिर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में फंसा देते थे, और जिस कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या करते थे, इन पीसेंट्स को मजबूर करने के लिए यूज़ करते थे। तो ये जो प्लांटर्स थे इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिटालिएट करा, कैसे, ये सॉरी रिटालिएट नहीं,
हाँ, तो ये जो प्लांटर्स थे ये क्या करते थे, ये डराते धमकाते थे पीसेंट्स को, क्या करके किडनैपिंग करके, कभी है ना इल्लीगल कन्फाइन करके, ठीक है, और फिर फ्लॉजिंग अटैक्स करके वुमेंस पे, चिल्ड्रन के। तो मतलब ये जो गलत गलत तरीके होते थे, कभी उनके मवेशी ले लेना, उनके घरों को जला देना, उनके है ना फसलों को ख़राब कर देना, इस तरीके से गलत तरीके से उनको फोर्स करते थे। तो जो पीसेंट्स था उनका जो गुस्सा था वो कब फूटा, बाहर आया 1859 में आया, जब इनको लीडर के तौर पे कौन मिला, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास मिले थे नादिया डिस्ट्रिक्ट के। तो ये उन्होंने डिसाइड करा कि ऐसे कंडीशंस में, ऐसी ड्यूरेस्ट कंडीशंस में, है ना, प्रताड़ना वाली स्थितियों में हम इंडिगो को नहीं उगाएंगे। और उन्होंने रिसिस्ट करा इस फिज़िकल प्रेशर को जो प्लांटर्स उन पे और उनके जो लथियल होते थे, ये क्या होते थे, लथियल रखते थे जिनके पास लाठी वगैरह होता था, और इन लथियल्स को पुलिस और जो कोर्ट होता था उनका सपोर्ट होता था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिसिस्ट करा इस फिज़िकल प्रेशर को, ये जो अप्लाई करते थे ये कल्टीवेटर्स पे। तो फिर उन्होंने है ना ऑर्गेनाइज़ करा था, क्या करा था, ये प्लांटर्स पे, जो प्लांटर्स होते, ये जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे जो इनको बहुत फोर्स करते थे इन सारे गलत मीन्स के थ्रू, तो उनको काउंटर करने के लिए फ़ोर्स बना ली थी इन लोगों ने खुद। तो प्लांटर्स जो थे इन्होंने क्या करा, कुछ दूसरी मेथड्स भी अप्लाई करना शुरू करी, जैसे कब्जा कर लेना, या फिर इनको डराने के लिए है ना रेंट हम और बढ़ा देंगे वाली बात करना, ठीक है। तो रियॉर्ड्स ने क्या करा, जो रियॉर्ड्स थे मतलब जिनसे ये डायरेक्ट पेमेंट लेते थे, ठीक है, वो रियॉर्ड्स कहलाते थे रियॉर्डवाड़ी सिस्टम में। तो उन्होंने रेंट स्ट्राइक पे जाना शुरू कर दिया कि हम बढ़ा हुआ पैसा देंगे ही नहीं। और वाई, उन्होंने फिज़िकल रिसिस्ट करा, ठीक है, जैसे मतलब अगर कोई कब्ज़ा लेने आ रहा है तो उन्होंने उसको मार के भगा दिया, इस तरीके से इन्होंने है ना रिसिस्ट करा फिज़िकली भी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि जब ये लोग है ना इनके अंदर अवेयरनेस आने लगी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम स्टेप लेंगे, तो इन्होंने धीरे धीरे लीगल एक्शन भी सब फंड कलेक्शन के थ्रू लेना स्टार्ट करा। तो जो बंगाली इंटेलिजेंसिया थे उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इस टाइम पे भी पीसेंट्स को सपोर्ट करने में, न्यूज़पेपर के कैंपेन्स के थ्रू, मास मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज़ करके और मेमोरेंडम प्रिपेयर करके कि किस तरीके के है ना पीसेंट्स के दुख हैं, और सपोर्ट करके लीगल बैटल में उनको। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, जब गवर्नमेंट ने सारी कंडीशंस को देखा तो उन्होंने एक इंडिगो कमीशन बना दिया था, जो क्या करना था, जिसको इस प्रॉब्लम को देखना था अच्छे तरीके से डिटेल में। और इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू करी थी नवंबर 86 में, कि जिसमें जो रियॉर्ड्स होगा उनको कोई है ना कंपेल नहीं करेगा, उनको कोई मजबूर नहीं करेगा कि वो अपनी है ना लैंड पे इंडिगो उगाएं, ठीक है। और ये सुनिश्चित किया गया कि सारे जो है ना डिस्प्यूट ये जो आ रहे हैं इंडिगो ये कल्टीवेशन को लेके, वो लीगल मीन्स से ही सेटल किए जाएं, ना कि दूसरे अदर मीन्स से। तो प्लांटर्स जो था वो क्या थे, ऑलरेडी जब है ना न्यू तरीके की डाई आ गई थी, ठीक है, यूरोप में, तो ये जो इंडिगो वाली डाई थी वो तो वैसे भी चलना बंद हो गई थी। तो प्लांटर्स जो थे उस टाइम पे अपनी फैक्ट्रीज वैसे भी क्लोज कर ही रहे थे। तो इंडिगो कल्टीवेशन जो था वो धीरे धीरे बंगाल से ख़त्म हो गया 80-60 के आते आते तक में। फिर तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जो इंडिगो प्लांटर था, रिवाइज़ करने के लिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ शॉर्ट में, कि देखो इंडिगो जो था उसको उगाने के लिए यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वो फोर्स करते थे, ठीक है, कि है ना इंडिगो ही उगाया जाए, और उसके लिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को इन्वॉल्व कर लेते थे। जब वो नहीं उगाते थे तो इलीगल मीन्स से उनको है ना प्रेशराइज़ करते थे। तो इसके अगेंस्ट में ये लोग खड़े हो गए थे, किसकी लीडरशिप में, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के 1859 में। फिर इन लोगों ने धीरे धीरे है ना लीगल मीन्स भी है ना यूज़ करना स्टार्ट करा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक इंडिगो कमीशन जो होता है ना वो बनाया, एक कमीशन बनाया। उसके बाद उसने एक नोटिफिकेशन इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस में गवर्नमेंट ने इशू करी, कि जिसमें जो रियॉर्ड्स होंगे उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इंडिगो ही उगाएं। और तब तक में ये हो गया था कि एक न्यू तरीके की डाई आ चुकी थी, जिसकी वजह से जो यूरोपियंस थे वो अपनी फैक्ट्रीज तो क्लोज़ कर ही रहे थे, पर 1860 तक के एंड तक में ये अपने आप ही मतलब ये जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। और इंडिगो कल्टीवेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था वहाँ पर बंगाल में। फिर पवना एग्रीगेरियन लीग्स, ठीक है, 1870 और 1880s में जो लार्ज पार्ट था ईस्टर्न बंगाल का, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रीगेरियन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड अनरेस्ट देखने मिला था। वो किस वजह से मिला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ज़मींदार ने अडॉप्ट कर ली थी। तो ज़मींदार जो थे वो क्या करते थे, लीगल लिमिट्स के बियॉन्ड है ना जो रेंट्स होते थे उनको बढ़ा देते थे। और टेनेंट्स को मतलब जैसे कि जो टेनेंट्स हैं उन्हें है ना राइट था कि वो है ना लैंड को ऑक्यूपाई कर सकते थे अंडर एक्ट 10 ऑफ
1859, बट उससे भी उनको रोक देते थे। तो टेनेंट क्या होते थे कि एक तरीके से जैसे किसी ने किराए पे है ना वो लिए हुए है, लीज पे ले लेते हैं ना लैंड, और फिर उस पर वो कल्टीवेशन करते हैं, उस तरीके के होते हैं टेनेंट। तो फिर तो अपने है ना एंड्स को अचीव करने के लिए वो क्या करते थे कि हाँ हमने एनहेंस कर दिया है रेंट, और वो रेंट हमने जो बढ़ा दिया वो हमको मिलना ही चाहिए। इसके लिए क्या करते थे ये लोग, फोर्सिबल इविक्शन, कब्जा कर लिया, कासल ले लिए, ठीक है, क्रॉप्स और है ना मतलब क्रॉप्स जो थे वो हड़प लेते थे। और फिर उनको पता था कि कॉस्टली मतलब इतना ज़्यादा है ना कानूनी दाव पेच करने में ये जो पुअर पीसेंट्स हैं इनकी तो कमर टूट जाएगी, तो इसका भी एडवांटेज ये लोग ले लेते थे। तो ये जो ऑपरेटिव रिजाइम थे उसके अंदर जो पीसेंट थे यूसुफ जाही परगना इन पटना डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने एक एग्रीगेरियन लीग बनाया, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, रिसिस्ट कर सके ये जो डिमांड्स ज़मींदार की, उनके अगेंस्ट में खड़े हो सके, उनको रोक सके, ठीक है। तो लीग में रेंट स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई थी। रियॉट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो एनहेंस रेंट्स नहीं पे करेंगे और चैलेंज करेंगे ज़मींदार को, कहाँ पर, कोर्ट में। और जिसके लिए इन्होंने क्या करा था, कोर्ट्स में लड़ने के लिए फ़ंड को रेज़ करा था। तो इस जो स्ट्रगल था वो पूरे पटना में फैल चुका था और पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स थे ईस्ट बंगाल के उसको कवर कर चुका था। तो मेन फॉर्म जो था स्ट्रगल का, ठीक है, वो था लीगल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था कि इंडिगो रिवॉल्ट में पहले उन लोगों ने फिजिकल रेसिस्टेंस करा, फिर एक लीगल मीन्स लिए थे। पर जो पमना रिवॉल्ट था उसमें बिगनिंग से ही लीगल रेसिस्टेंस जो था वो मेन फॉर्म था स्ट्रगल का, ना कि फिजिकल रेसिस्टेंस। फिर उसके बाद जो पीस एंड डिसकंटेंट था वो है ना कंटिन्यू बना ही रहा 1885 तक, और मोस्ट ऑफ द केसेस सॉल्व हो चुके थे। कुछ तो ऑफिशियल पर्सुएशन से हो गए थे और कुछ तो ज़मींदार के डरों से ही हो गए थे। और बहुत से पीसेंट्स जो थे उन्हें ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल गया था, जो कि एक्ट 10 ऑफ 1859 में था, ठीक है। और उन्होंने रेसिस्ट कर दिया था एनहेंस्ड रेंट्स को। जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करा था कि वो कानून लाएगी प्रोटेक्ट करने के लिए जो वॉस्ट एक्सपेक्ट है ज़मींदार के ऑपरेशन का, उससे मतलब जो ज़मींदार की जो उत्पीड़न है उनसे बचाने के लिए कुछ कानून लाएगी। और 1885 में गवर्नमेंट ने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल टेनेंसी एक्ट लाया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने सपोर्ट किया था पीस एंड कॉज को, ठीक है। इसमें इंक्लूड हैं जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी, R.C. दत्त, इंडियन एसोसिएशन अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो ये सारे नेम्स थे। उसके बाद इसको ऐसे समझ लीजिए कि बहुत पबना एग्रीगेरियन लीग में क्या होता है, एक पबना डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, पबना परगना था, कहाँ पर, पटना में, ठीक है। तो उधर पर सॉरी पवना को ऐसे समझ लीजिए कि जो यूसुफजाई परगना था पटना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे क्या हो रहा था कि इन लोगों ने है ना एक वो बना लिया था कि हम रेसिस्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन एक लीग बना लिया था, उसमें फ़ंड वगैरह रेस करे थे। इसका बेसिक रीज़न ये था कि 1870 से लेके 1880 तक में जो ईस्टर्न बंगाल था वहाँ पे ज़मींदार जो थे वो बहुत ही ऑपरेसिव हो रहे थे, बहुत डिमांड जो होती थी रेंट वगैरह की वो एनहेंस कर देते थे। तो इसके लिए उसके बाद जो गवर्नमेंट थी इसने इंटरवीन करा और कहा कि हम एक एक्ट लाएंगे, और 1885 में टेनेंसी एक्ट लेकर आई थी गवर्नमेंट, ठीक है, 1885 का बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो इस वजह से ये रिजॉल्व हो गया। और कुछ लीडर्स थे जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, R.C. दत्त, इंडियन एसोसिएशन अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने इन लोगों को सपोर्ट किया था। फिर डिकन रियॉट्स जो था, तो जो रियॉट था डीकन रीजन का वेस्टर्न इंडिया में, उसमें बहुत सारा टैक्सेशन हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेशन से सफ़र कर रहा था वहाँ के पीसेंट्स, वहाँ के रियॉट्स जो थे वो रियोतवारी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे जो पीसेंट्स ने अपने आप को कहाँ पाया कि एक बहुत बड़ी विस्कियस साइकिल होती है ना, कि पहले ये हो रहा है तो फिर इसके बाद फिर ये बुरा होगा, फिर इसके बाद ये बुरा होगा, फिर से वही बुरा होगा, इस टाइप की एक नेटवर्क में वो फंस चुके थे मनी लेंडर्स के एक्सप्लोटेशन की वजह से भी, ठीक है। और जो मनी लेंडर्स ही थे वो ही मेन एक्सप्लॉइटर भी थे और उन्हें ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था इस सिस्टम के अंदर। तो मनी लेंडर्स जो थे मोस्टली आउटसाइडर होते थे, यहाँ पर मारवाड़ी और गुजराती होते थे। और क्या हो गया था, कॉटन प्राइसेस में भी क्रैश हो गया था, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन सिविल वार चल रही थी 1860s के टाइम पे। तो जब तक वो एंड तक आई तब तक तो कॉटन का प्राइसेस जो था उसमें क्रैश आ गया था। तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन था कि हाँ अब हम क्या करेंगे, 50% रेस कर देंगे लैंड रेवेन्यू को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्हें तो 50% बढ़ा दिया, पर उसके साथ ही फसलें जो थी वो ख़राब आई। तो 1874 में जो इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था मनी लेंडर्स और पीसेंट्स के बीच में, इसमें सोशल बॉयकॉट मूवमेंट का रूप ले लिया।
जो कि रिवॉर्ड्स ने है ना ऑर्गेनाइज़ किया था किसके अगेंस्ट में, आउटसाइडर के। जो और ये जो आउटसाइडर कौन थे, मनी लेंडर्स थे। बेसिकली वो मनी लेंडर्स को टारगेट कर रहे थे। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो क्या करेंगे, इनकी शॉप से कुछ नहीं खरीदेंगे, इन कोई भी है ना किसान इनकी खेती नहीं करेगा, बार्बर, वॉशरमैन, शू मेकर इनकी सेवा नहीं करेंगे। और सोशल बॉयकॉट फैल गया पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा में। और ये जो सोशल बॉयकॉट था वो एग्रीगेरियन रिवॉर्ट में बदल गया, जिसमें सिस्टमेटिकली क्या करते थे लोग, अटैक करते थे मनी लेंडर्स के हाउसेस पे और शॉप्स पे। तो ये जो डेब्ट वॉन्ट्स थे या डीड्स थे, इन लोगों ने क्या करा, उनको जैसे मतलब जो कागज़ होते थे जिसमें लिखा होता था कि फ़लान किसान का फ़लान इतना पैसा इसने लिया है और इसने गिरवी ये रखा है, वो सब निकाल लेते थे और इसे जला देते थे जनता के सामने। फिर ना गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको सप्रेस करा, ठीक है, रिप्रेस करा, मतलब इसका दमन कर दिया, इसको दबा दिया इस मूवमेंट को। और ताकि आगे चीज़ें सही रहे, इसके लिए ये लोग डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट लेकर आए थे 1879 में गवर्नमेंट। तो फिर जो मॉडर्न इंटेलिजेंसिया थे महाराष्ट्र की, उसने भी यहाँ पे सपोर्ट करा था पीसेंट्स के कॉज को। तो बेसिकली डेक्कन रिवॉर्ट में क्या हुआ था कि हैवी टैक्सेशन हो रहा था रेतवारी सिस्टम में। और फिर जब हैवी टैक्सेशन हो रहा था तो ये कुछ लोगों से पैसे ले लेते थे, वो मनी लेंडर आउटसाइडर होते थे, मारवाड़ी गुजराती होते थे। तो इन्होंने एक सोशल बॉयकॉट मूवमेंट लाया आउटसाइडर्स के लिए, जिसमें बाकी सबको अपनी सर्विसेज देने से मना कर देते थे इनमें। और फिर ये धीरे धीरे अटैक करने लगे उन पे। तो गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई ताकि इनको कंट्रोल कर सके, और गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को रिप्रेस भी करा पावर के साथ, जिस एक्ट का नाम था डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट इन 1879। दिस टाइम ऑल्सो जो मॉडर्न नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया थे महाराष्ट्र के, उन्होंने इनको सपोर्ट करा था। अब चेंज नेचर, मतलब देखो पहले अर्ली पीस इन मूवमेंट्स हमने देख लिया कि कैसे इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, पवना रिवॉल्ट हुआ, फिर उसके बाद है ना अभी ये डेक्कन रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद हम अब चेंज नेचर देखेंगे किसका, पीसेंट मूवमेंट का, आफ्टर 1857 के बाद, ठीक है। तो पहले पीसेंट इमर्ज हुए थे, मेन फोर्स पीसेंट जो थे वो क्या थे, मेन फोर्स थे एग्रीगेरियन मूवमेंट के, है ना। और इन्होंने अपनी डिमांड्स के लिए डायरेक्टली लड़ाई की थी। जो डिमांड्स थी वो इकोनॉमिक इश्यूज़ की तरफ सेंटर्ड थी, और जो मूवमेंट्स था वो डायरेक्टली है ना किसको टारगेट करता था, जो इमीडिएट एनिमीज़ थे, जैसे फॉरेन प्लांटर्स या इंडिजीनियस ज़मींदार्स या मनी लेंडर्स, ठीक है। तो और उसके बाद जो स्ट्रगल था उसकी स्पेसिफिक और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स थी, और इसमें ये चाहते थे कि रिड्रेसल हो, ठीक है, समाधान हो, जो दुख ग्रीवेंसेस आ रहे हैं इनकी, जो अभी इनको उत्पीड़न हो रहा है उन सब का। और कॉलोनिज्म जो था, ठीक है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो डायरेक्ट टारगेट नहीं थी इन मूवमेंट्स की। और इसका ऑब्जेक्टिव मूवमेंट्स का ये भी नहीं था कि इन्हें है ना जो सिस्टम है सबऑर्डिनेशन का, या फिर ये कह सकते हो कि जो एग्रीगेरियन सिस्टम था उसको पूरा चेंज करना था, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं था। और टेरिटोरियल रीच जो थी वो लिमिटेड थी। जैसे आप देखोगे डेक्कन, इंडिगो, ये सारे रिवॉल्ट्स जो थे, इनका जो टेरिटोरियल रीजन था वो काफ़ी स्मॉल था। उसके बाद यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं थी स्ट्रगल की या फिर लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब जैसे देखो कोई भी एक्ट आ जाता था इंडिगो के लिए भी, जब गवर्नमेंट ने कमीशन बना दी तब वो ख़त्म हो गया, ठीक है, और फिर एक नोटिफिकेशन इशू कर दी तो वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से पवना रिवॉल्ट में भी हुआ कि हाँ बंगाल टेनेंसी एक्ट आ गया 1885 का, वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से है ना डेक्कन रिवॉल्ट में भी हुआ। तो क्या होता था, है ना, तो क्या होता था कि जैसे ही ये रिजॉल्व हो जाता था, है ना, तो ये ख़त्म हो जाता था, मतलब कुछ भी। और देयर वाज जो पीसेंट थे डेवलप करा था उन्होंने स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस अपने लीगल राइट्स की इन रिवॉल्ट्स के अंदर, एंड अपने जो राइट्स थे उनको असर्ट भी करा था। वीकनेसेस क्या थी इस मूवमेंट्स की, कि यहाँ पे है ना एडुकेट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कॉलोनिस्ट की। वो नहीं समझ पा रहे थे कि इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जो है वही रिस्पॉन्सिबल है। और 19th सेंचुरी के जो पीसेंट्स थे उनके पास कोई नई आइडियोलॉजी, न्यू सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल प्रोग्राम कुछ नहीं था उनके पास। ठीक है, उनको ये पता था कि अभी हमारा ये इशू है, हम इस रीजन में रहते हैं और यहाँ सबका ये इशू है, हमें एक लीडर की ज़रूरत है, हमें रेसिस्ट करने की ज़रूरत है। तो वो बस यही करते थे। और उसके बाद ये जो स्ट्रगल्स था हाउएवर मिलिटेंट, ठीक है, कभी कभी क्या था मिलिटेंट था, ठीक है, ऐसा नहीं था जैसे आप देख सकते हो पहले इंडिगो रिवॉल्ट में कि वो मिलिटेंट था, है ना। और ये एक ओल्ड सोसाइटल ऑर्डर के फ्रेमवर्क के ही अंदर ऑर्गेनाइज होता था। इसमें पॉजिटिव कंसेप्शन जो था अल्टरनेटिव सोसाइटी का वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था। मतलब देखो
जैसे हम मार्क्स में पढ़ते हैं तो मार्क्स में क्या होता है कि स्ट्रगल हो, कॉन्फ्लिक्ट होता है दो क्लासेस के बीच में, और उसके बाद हम आगे जाके कोई एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं। बट यहाँ पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूटिव या अल्टरनेटिव सिस्टम के लिए कोई भी आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं था। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक आइडियोलॉजिकल चेंज होना चाहिए सोसाइटल चेंज के लिए, वो एब्सेंट था, ये कह सकते हैं। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट part of this chapter.